तथा अक्षरों में सिमटी ये दुनिया की सबसे छोटी पूर्ण कविता है। मूल रूप से जापान की इस काव्य शैली में भारतीय साहित्यकारों ने भी रुचि दिखाई है। हिंदी में हाइकू का प्रचार प्रसार करने वालों में शीर्षस्थ नाम प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा का है। प्रोफेसर वर्मा से प्रेरित होकर कमलेश भट्ट कमल ने हाइकू 1989 तथा हाइकू 1999 शीर्षक से दो महत्वपूर्ण हाइकू संकलन संपादित किए और उन्हें प्रकाशित कराया। हाइकू 1989 में 30 हाइकूकार तथा हाइकू 1999 में 40 हाइकूकारों के चुने हुए हाइकू सम्मिलित किए गए। हाइकूकारों की ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। प्रोफेसर वर्मा की प्रेरणा से ही डॉक्टर जगदीश व्योम ने हाइकू दर्पण पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। ये पत्रिका हिंदी हाइकू कविता को समर्पित हाइकू की एकमात्र संपूर्ण पत्रिका है। पेशे से शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश व्योम जाने माने हाइकूकार भी हैं। ये न सिर्फ हाइकूकारों को एक मंच प्रदान करने का काम कर रहे हैं, बल्कि नन्हे बच्चों को हाइकू लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बच्चों को सिखाने के लिए वे समय समय पर हाइकू कार्यशाला का ये आयोजन हमारी करते दी हुई हैं। फोटो है। ये उन देखो, बच्चों द्वारा लिखी ये हम गई खड़े हाइकू हैं। में से चुनिंदा रचनाओं को भारतीय बच्चों के हाइकू पुस्तक में संकलित किया गया है। हम उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सोशल साइट्स और बच्चों और आम लोगों के बीच हाइकू या फिर जापानी कविता शैली इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? हाइकू दुनिया की सबसे छोटी कविता है प्रेमवरा जी। ये मात्र 17 अक्षरों में लिखी जाती है, जिसमें 3 पंक्तियां होती हैं। पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में पुनः 5 अक्षर होते हैं। ये हाइकू का एक आकार है। और हाइकू की विशेषता ये है कि हाइकू यानी जो आपने पूछा कि बच्चों में क्यों लोकप्रिय होता जा रहा है, तो हाइकू के माध्यम से हम बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि हाइकू एक कविता ही नहीं है, वरन पूरी संस्कृति है, पूरी परंपरा है। हाइकू को अगर समझना है तो हमें उसकी संस्कृति को भी समझना पड़ेगा। हाइकू हमें प्रकृति से जुड़ना सिखाता है, जीव जंतुओं के प्रति, कीड़े मकोड़ों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होने की भी शिक्षा देता है। यानी हाइकू वही लिख सकता है जो कि उनकी छोटी छोटी गतिविधियों को देखता है। जी, तो एक सवाल आम लोगों के भी मन में आना मतलब वाजिब सी बात है कि क्या हाइकू का अर्थ सिर्फ इतना ही माना जाए कि प्रकृति के साथ जो हमारा सानिध्य होता है, जो उसका अनुभव होता है, हाइकू में सिर्फ हम उसी का जिक्र कर सकते हैं, या हाइकू तभी लिखी जा सकती है जब हम प्रकृति के से जुड़ाव महसूस करें, या जी, फिर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाइकू प्रकृति काव्य नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ा हुआ काव्य, क्योंकि प्रकृति से पूरा मनुष्य मात्र जुड़ा हुआ है। जीव जंतु हमारे ही बीच में रहते हैं और हमारा और उनका किसी न किसी तरह से बहुत गहरा संबंध भी है। तो हम पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं, उसके लिए हम तभी रह सकते हैं जबकि हम प्रकृति को समझें। तो हाइकू प्रकृति काव्य तो नहीं है, क्योंकि हाइकू एक संपूर्ण कविता है और जो भी मानवीय संवेदनाएं हैं उनको व्यक्त करना, मानव मात्र के जो भी कविता के गुण हैं वो सारे के सारे हाइकू में भी आते हैं। तो ये है कि हाइकू प्रकृति से भी जुड़ करके कहा जा सकता है। सर, तो क्या हम ये मान लें कि अगर 17 अक्षरों में 3 पंक्ति में अगर कुछ भी लिखा जाए तो उसको हाइकू मान लिया जाएगा, या फिर उसका एक अपना एक ग्रामर है? देखिए, कुछ भी लिखना तो कविता होती ही नहीं है। जी। किसी भी विधा हो, चाहे हाइकू हो या और कोई विधा हो, नवगीत हो, दोहा हो, गजल हो, अगर आप उसके छंद को लिखेंगे तो केवल छंद लिखेंगे, कविता नहीं लिखेंगे। तो हाइकू में अगर 17 अक्षर में कुछ भी आप लिख देंगे तो वो तो कविता नहीं हो सकती है। लेकिन वो इसका आशय ये है कि पहली शर्त है हाइकू की, उसमें कविता होना, उसके बाद उसका आकार होना। आकार को इसलिए अब जापान में या अंग्रेजी में जो हाइकू लिखे जा रहे हैं उनमें इस आकार की भी बाध्यता नहीं है, लेकिन भारत में हिंदी हाइकू में इसलिए इसको आवश्यक है। नहीं तो कोई लिखेगा कि वो तो 20 अक्षर की लिख रहा है कोई, तो फिर वो अगर कोई नहीं होगा तो उसको एक रूपता नहीं रहेगी। तो इसलिए यह भी आवश्यक है कि उसका भी पालन किया जाए, लेकिन उसकी पहली और पहली शर्त है कि उसमें कविता होना।
हाइकू की शुरुआत यहाँ पे आप कब से मानते हैं? मतलब कब से हुई थी? जैसे हिंदी लेखन में या फिर हिंदुस्तान में जी जापानी कविता शैली को कब से अपनाया गया या फिर कब से उसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ी? जी देखिए, थोड़ा सा इसके अगर पृष्ठभूमि में जाए तो जी जापान में बाशो, बुसोन, शिकी और इस्सा, ये चार बड़े हाइकूकार हुए। जी और जापान की परंपरा रही है कि वहाँ लंबी कविताएं कभी ही होती हैं, छोटी कविताएं होती हैं, मुक्त कविताएं होती हैं। तो जापान से जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जापान की यात्रा की तो सबसे पहले भारत में हाइकू का प्रवेश बंगला के माध्यम से होता है। और बंगला में उन्होंने जब जापान यात्री जो उनकी पुस्तक आई उसमें उन्होंने दो बाशों के दो हाइकुओं का अनुवाद किया था। और उसके बाद चूंकि वो बंगला में थे, उसके बाद अज्ञे जी ने भी जापान की यात्रा की और उन्होंने शायद 1957 के लगभग ये जापान की यात्रा की। लौटते समय हाइकू के बहुत सारी कविताओं के अनुवाद अज्ञे जी ने किए। तो हिंदी से हाइकू का परिचय अज्ञे जी ने करवाया। लेकिन इसको ज्यादातर प्रचार प्रसार किया जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जापानी भाषा के पहले प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा। सत्यभूषण वर्मा ने हाइकू में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और उन्होंने इसको हिंदी जगत से परिचय कराया इसको। तो उसी कड़ी में हम लोग जुड़े हुए हैं और हाइकू आज भारत में काफी लोकप्रिय हो रहा है। सर, यहाँ भारत में और भी तो बहुत सारे जैसे क्षणिकाएं हैं, वो भी तो छोटी छोटी लिखी जाती हैं। त्रिवेणी जिसको जिसको जोड़ा, मतलब गुलजार के लेखन से ये त्रिवेणी निकली, ये भी 3 पंक्ति में सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन हाइकू में आखिर हाइकू की खासियत क्या है जिसकी वजह से बच्चे भी इससे जुड़ रहे हैं, बड़े भी जुड़ रहे हैं, युवा वर्ग जो है वो भी बहुत हाथों हाथ इसको ले रहा है, लोगों के बीच अपनी पैठ ये बनाता जा रहा है? जी देखिए, जो बच्चों की आपने बात की तो जी इसमें मैंने एक प्रयोग किया है। यहाँ दिल्ली के सरकारी स्कूल में के कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं और उनमें मैंने कुछ कार्यशालाएं कराई और एक पुस्तक, जी ये जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो बच्चे हैं जो कि हाइकू के बारे में इससे पहले नहीं जानते थे। जी तो उनके लिए कार्यशाला करके ये बताया गया कि हाइकू है क्या। उनको कार्यशाला में बहुत संक्षिप्त में बता दूं, उनको बताया गया कि बस आप एक आसपास में भ्रमण करिए और पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं की कुछ गतिविधियों को देखिए और उसके ऊपर कुछ भी लिखिए। इसके बाद बच्चों ने कुछ लिखा और उन्होंने बड़ी रुचि ली और ये पुस्तक जो आई है, पहली बार पुस्तक है कि भारतीय बच्चों के हाइकू। तो इन बच्चों ने इतनी अच्छी तरह से उसको समझा और उसमें रुचि ली कि ये पूरी पुस्तक, ये संकलन ही उनके लिए तैयार हुआ। बच्चों ने रुचि इसमें ली कि बच्चों के स्तर का विषय दिया गया। अगर बच्चों को कहें कि वो बड़ी बड़ी बातें लिखें या बच्चे लिख लाते हैं तो या तो वो नकल मार के लाएंगे या इधर उधर से उनकी उनकी मौलिक कल्पना, उनकी मौलिक उसमें जो रचना है वो उसमें नहीं होगी। तो बच्चों को इसमें काफी रुचि जागृत हुई और बच्चों ने ये छोटी छोटी कविताएं लिखी, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन भी किया। तो इसमें दो तरह के हाइकू, यानी एक में 5-7-5 का पालन किया, कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने नहीं किया है, लेकिन बच्चों के बीच में हाइकू बहुत लोकप्रिय हुआ, ये मैंने अनुभव किया है। मतलब बच्चों में दिलचस्पी जगी हाइकू लिखने के जी प्रति। जी आप बता रहे थे कि कुछ इस तरह के प्रतियोगिता भी होती है विश्व स्तर पे, जिसमें हमारी भागीदारी, हमारे देश की भागीदारी अब तक नहीं है। जी, ये जाल फाउंडेशन जो है, जापान एयरलाइन फाउंडेशन, वो हाइकू के लिए पूरे विश्व भर में कई वर्ष से प्रतियोगिताएं करवाते हैं जी और उसमें कई उनके संकलन भी आए हैं। एक संकलन ये जो विश्व भर से बच्चों के हाइकू, यह पुस्तक है जिसका अंग्रेजी में और हिंदी में अनुवाद डॉक्टर अंजलि देवधर हैं, उन्होंने किया है। लेकिन इसमें 31 देशों के बच्चों के हाइकू हैं, इसमें भारत का कोई भी बच्चे का हाइकू नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि भारतीय बच्चों को भी के बीच में अगर हाइकू को ले जाया जाए तो शायद वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये पहला प्रयोग है कि भारतीय बच्चों ने इतनी अच्छी तरह से उसको समझा है और लिखा है और मुझे उम्मीद है कि ये परंपरा और आगे चलेगी। बच्चों के बीच, आप तो बच्चों से जुड़े रहे हैं, तो शिक्षा, मतलब शिक्षा के द्वारा आप क्या स्कूल वगैरह में भी ऐसा सोचते हैं कि इस तरह की शिक्षा दी जाए या हाइकू को सिखाया जाए, हाइकू को पढ़ाया जाए?
प्रेमबरा जी, हाइकू मुझे के लगता बारे है कि ये जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो जी न्यू अशोक नगर के बच्चों ने जो हाइकू लिखे हैं, जी और ये एक पहल है, एक संदेश है। और मुझे लगता है कि ये पूरे देश भर के बच्चे, क्योंकि जो बच्चे यहाँ हैं वही अन्य अन्य स्कूलों में भी बच्चे हैं, और जो स्कूलों से बाहर हैं वो भी बच्चे इससे प्रेरणा लेंगे, और निश्चित रूप से विभिन्न विद्यालयों के बच्चे हाइकू से जुड़ेंगे और हाइकू लिखेंगे। और हाइकू जुड़ करके वो पर्यावरण से सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, और वो एक अच्छे व्यक्ति बनने की उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है हाइकू लिखते ही। इसी सिलसिले में एक और सवाल करना जी। चाहेंगे। जापान की और भी कविता